हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 6 है और बहुत ही ज़्यादा आसान लेक्चर है और चंद मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो ये है कि वो बता रहा है कि मैनेजमेंट जो है उसके कुछ उसने आइडियाज़ की बात करनी है जो कि यस्टरडे एंड टुडे यानी कि पुराने वक्तों में और आज के वक्तों में जो मैनेजमेंट के आइडियाज़ थे उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्विज और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के हवाले से, कंसेप्चुअल स्टडी और एग्जाम को कवर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर पे मेरा जो टारगेट है वो 5000 लाइक्स का है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना लाइक ज़रूर करेंगे और बाकी आने वाले स्टूडेंट्स पे डिपेंड है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कि मैनेजमेंट है, ये वाला पोर्शन आपने नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको क्रॉस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट कनेक्शन टू अदर फील्ड, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है, एक मैनेजर जो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, या मैनेजमेंट की जो स्टडी है या मैनेजमेंट जो है वो दूसरी फील्ड के साथ रिलेटेड है या नहीं। अगर रिलेटेड है तो कौन कौन सी फील्ड हो सकती हैं, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि मैनेजमेंट को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सोशल साइंस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ हमारे पास, जैसे कि साइकोलॉजी है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इन सब अदारे जितने भी हैं इनके साथ जो है मैनेजमेंट ये कनेक्टेड होती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो है हल्की सी रोशनी डालते हैं ताकि ये आपको छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है ये? बेसिकली जो इंसान है माशरे के अंदर, उसके ऊपर जितनी भी स्टडी है उसकी उस स्टडी को कहा जाता है स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड द बिहेवियर एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, किसी सोसाइटी के अंदर किसी इंसान के ऊपर स्टडी, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये क्विज हो सकता है, तो इसको मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ। कहते हैं द स्टडी ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है, किसी सोसाइटी की स्टडी जो कि हमें हेल्प करती है टू लर्न अबाउट द ह्यूमन, जो कि किसी इंसान को समझने के लिए और उस इंसान की एक्टिविटीज, differences, fundamental value, attributes, behavior, peoples in the different countries, different societies, यानी कि किसी इंसान को समझने के लिए और किसी उस इंसान से जुड़ी हुई तमाम सरगर्मियाँ, एट्रीब्यूट्स, उनको समझने के लिए वो जो नॉलेज है, वो जो किसी सोसाइटी का इल्म है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पॉइंट नंबर जो हमारा 2 है इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर कहता है कि कंसर्न विद द एलोकेशंस, यानी कि किस चीज से ये कंसर्न करती है, किस चीज से रिलेट करती है। एलोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्केयर रिसोर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों को सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो चेंजिंग है उसको अंडरस्टैंड करना। इकोनॉमिक्स आप पता है मार्केट जो है, मार्केट आप कारोबार के लिहाज से जो मार्केट होती है उसके ऊपर जो पॉइंट है, तो वो कहता है कि ये जो मैनेजमेंट है ये किन किन पॉइंट से रिलेटेड है। ये यानी कि इंसान की स्टडी से भी मैनेजमेंट जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स यानी कारोबार से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि फिलॉसफी से भी जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ी। ये सारे पॉइंट आपने एक नजर देखने हैं, 1 बाय 1 मैं इनको कवर कर रहा हूँ। नेचर ऑफ द थिंग्स, पर्टिकुलरली वैल्यूज एंड द एथिक्स, यानी कि कहता है साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जामिन करता है। जैसे कि फर्ज करें आपको ज्यादातर पता होगा कि जो साइकोलॉजी होती है, या सॉरी फिलॉसफी बेसिकली जो हमारे पास होती है, ये एक हम किसी पे फिलॉसफी झाड़ते हैं, हम किसी के ऊपर आर्गुमेंट्स, हम प्रैक्टिकली एथिक्स उस पर प्रोवाइड करते हैं, यानी एग्जामिन करते हैं। जैसे कि एक पर स्पेशलिस्ट बंदा होता है, वो फिलोसफर होता है, तो वो कहता है कि ये जो फिलोसफी है एग्जामिन करती है नेचर ऑफ द थिंग्स, कि किसी भी चीज की नेचर कैसी। जैसे कि शायर अक्सर लिख देता है कि पत्तों पे पानी का खड़ा होना मोतियों के जैसा था, तो वो उसकी एक फिलॉसफी थी। तो इस पे भी मैनेजमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करती है, वो मैनेज कर पाता है चीजों को। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, यानी कि स्टडी बिहेवियर, यानी कि ये इन चीजों की डेफिनेशन आगे लिखी है, आपने इनको पढ़ लेना है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट जो है वो किन अदर फील्ड से कनेक्टेड है। आपने ये 5-6 फील्ड बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ ले सकता है कि साइकोलॉजी, ठीक है, साइंस सीक्स मेजरमेंट एक्सप्लेनेशन समथिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस, यानी कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे देखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसको मेजर करना या इसको समझना, इसको हम साइकोलॉजी के जिम्मे में लेते हैं। ये साइकोलॉजी के एक डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजी है, स्टडी ऑफ द पीपल्स,
जैसे कि साइकोलॉजी है, सेम थोड़ा सा सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ द पीपल्स इन द रिलेशन टू देयर फेलोज ह्यूमंस बीइंग, यानी कि जो इंसान होने के नाते उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं, उन रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जाएगा कि मैनेजमेंट की जो कनेक्शन है किसी दूसरी फील्ड के साथ वो कैसे हैं, उनके नाम बताएं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं आपने बतानी है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है हमारे पास 2 है इसी के अंदर, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं जो बुक, उसका पुराने वक्तों में उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर और लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ लिया था। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को क्लियर किया था, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बैक पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने वहां पे पढ़ा था कि जैसे कि कुछ इंसान और पुरानी रवायात के साथ उनकी अटैचमेंट थी, जैसे इजिप्शियंस और मिस्र के दौर के अंदर के मुताबिक जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने यहाँ पे कहीं पढ़ा था, मैं चेक कर लेता हूँ, और आई थिंक वो मैंने किसी और बुक में, यहाँ ये वाला हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ शायद वो मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई है, तो इसलिए मुझे मिक्सअप हो गया है। क्या है, इसको मैं थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ, पीछे भी आपने पढ़ लिया था लेकिन मैं अगेन इसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ कि पुराने कदीम दौर के अंदर वो बताना चाहता है कि क्या था, यानी कि क्या प्रोसेस था इसका। तो इजिप्शियंस, पिरामिड्स एंड द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, ये हमने यहाँ पे ही पढ़ा था, आपकी बुक के अंदर ही पढ़ा था। ठीक है, और ये बड़े अच्छे से हम शायद पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर वो बता रहा है कि पुराने वक्तों में मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है। ये मैंने पढ़ा दिया, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और आप भी स्किप कर देंगे। ये इतना सा प्रोसेस आप नहीं करेंगे, आप पहले पढ़ चुके हैं और इसको आप यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ लिया था, तो लिहाजा इस पे टाइम मत ज़ाया करें। सिर्फ हमने अपने एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करना है। उसके बाद बर्थ ऑफ द अर्लियर मैनेजमेंट आइडियाज, यानी कि पुराने जो ख्याल, पुराने वक्तों में जो मैनेजमेंट के आइडियाज थे वो क्या थे। ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको क्रॉस कर दें, पीछे पढ़ा है हमने। ठीक है, अपने कंसेप्ट में, ऐसा पेपर में नहीं आता। यहाँ पे है बात प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि कुछ ऐसी, प्री क्लासिकल हम कह सकते हैं कि पुराने वक्तों में, क्लासिकल होता है मौजूदा और प्री क्लासिकल होता है पुराने वक्तों में, जैसे कि ईसवी सदी के अंदर। तो यहाँ पे प्री क्लासिकल इसलिए कहा गया कि पुराने वक्तों में कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूट होता है किसी को खराज तहसीन पेश करना या किसी को मतलब कि किसी शख्स की अच्छाई को बयान करना, या जैसे किसी को कंट्रीब्यूट करना, जैसे कि आमतौर पे आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद उसको कंट्रीब्यूट दिया जा रहा है। ऐसे ही जो लोग कंट्रीब्यूट देते हैं उनको कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट बहुत सारे लोगों ने दिया, तो कुछ मशहूर व मरूफ जिन लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये पूछा जा सकता है कि प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स के नाम लिखें और उनकी कुछ कंट्रीब्यूट्स के नाम ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। यहाँ पे रॉबर्ट ऑन, ठीक है, चार्ल्स हैं बेबेज, हेनरी ई टॉन्स हैं, इनके ऊपर जो है ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि 1800 से पहले की बात है, बिफोर, ठीक है, बिफोर कुछ मतलब काफी सारे जो आइडियाज इन लोगों ने दिए, उनमें जो सरे फहरिस्त हैं रॉबर्ट ऑन जो है, इनका सने पैदाइश पूछा जा सकता है 1700 से लेके तकरीबन ये 1800 तक, ये आपने याद करना है। कहते हैं ये एक ब्रिटिश पर्सन था और इसकी कोई फैक्ट्री का ओनर था, हु एडवोकेट द कंसर्न फॉर द वर्किंग एंड द लिविंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स एंड द मैन, यानी कि उस अपनी जो उसकी फैक्ट्री थी, अपनी फैक्ट्री के अंदर उसके पास मजदूर काम करते थे, वर्कर काम करते थे, ठीक है, और उनमें कुछ बच्चे भी काम करते थे जैसे कि यंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो शख्स था मैनेजमेंट के अंदर, इसने क्या किरदार अदा किया कि इसने उनके ऊपर मुबाहिसा पेश किया, कि इसने बताया कि हमें कैसे मैनेजमेंट को कंसर्न करना है, और मैनेजमेंट को कंसर्न करते हुए वर्कर और जो छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं उनकी कंडीशंस के ऊपर इसने जो है मुबाहिसे पेश किए। वो कहता है कि मैनी ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस की वजह से वो कहता है कि इसके आइडियाज को बहुत ज्यादा अच्छे से माना गया, ठीक है। तो इसने इन लोगों के ऊपर और काम करने वाले मजदूरों के ऊपर बहुत सारे आइडियाज दिए कि कैसे कैसे इनके लिए आसानियां पैदा की जाएं, ठीक है। इस वजह से ये अपना नाम बना गया मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने नाम सुना, जो कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटेशंस के लिए, यानी कि ये कैलकुलेशन का बाप माना जाता था, ठीक है। इसने भी काफी अच्छे आइडियाज पेश किए कि इसने इसकी जो मैनेजमेंट के आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, उनको कबूल किया जाता था, उन काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देते थे प्रोडक्टिविटी में, तो इनका नाम भी अच्छे से जो है साथ में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं
कि प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर कौन कौन से थे, तो सिर्फ इनके नाम याद करने और आगे थोड़ा सा उनके मतलब बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हेनरी ट्रॉन मशहूर था अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है, called for the establishment of the science of the management and the development of the management principles। ये एक ऐसा शख्स था जिसने मैनेजमेंट के अंदर हर सिचुएशन में, मुश्किल और अच्छी सिचुएशन में अपने बहुत अच्छे से आइडियाज प्रोवाइड किए, अच्छे प्रिंसिपल्स देता था ये शख्स, इसलिए इसका नाम सरे फहरिस्त है। तो आपने ये नाम याद करने हैं, ठीक है। तो ये अपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसको जाना जाता था, ठीक है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के लिए हो सकता है कि इनके नाम दे के आपको क्विज पूछ लिया जाए, तो ये आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। वो कहता है कि प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूट्स इंडिकेट देयर एफर्ट्स, यानी कि इनकी अच्छाइयाँ और इनकी कोशिश जो है उनको जाहिर किया जा रहा है। तो ये क्विज पूछा जा सकता है कि प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूट क्यों दी गई, तो ये सिर्फ इसलिए कि उनकी जो कोशिशें थी, उनकी जो एफर्ट्स थी टुवर्ड द डेवलपमेंट स्पेसिफिक टेक्निक्स और सॉल्यूशंस की तरफ, यानी कि किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उनके कुछ खास कोशिशें, उनको याद रखने के लिए इनको कंट्रीब्यूट दिया गया, ठीक है। ये काफ़ी इजी पॉइंट था। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 आपका आ जाता है, तो लेक्चर नंबर 7 को देख लेते हैं, और लेक्चर नंबर 7 को यकीनन अगली वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।